देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जब हम लोग चैप्टर करते हैं तो स्टार्टिंग से पूरा अगर फॉर्मेट के बारे में एक बार सोचें तो पूरे फॉर्मेट में एक बार अगर स्टार्टिंग से सोचें तो लेट आउट वाला जो एरिया है ना वो थोड़ा सा बड़ा फॉर्मेट लेता है, बाकी जितना भी है वो एकदम शॉर्ट फॉर्मेट में कंप्लीट हो जाता है। लेट आउट वाला जो हम लोगों का आता है इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी, उसमें हम लोग सबसे पहला लाइन क्या लेते हैं, सबसे पहला लाइन हम लोग लेते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसकी कैलकुलेशन होती है। उसमें लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स, उसके भी कुछ रूल्स हैं, वो लेस करके जो वैल्यू आता है उसको हम लोग बोलते हैं नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू में से हम लोग माइनस करते हैं दो डिडक्शन। एक हम लोगों का डिडक्शन होता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन ए स्टैंडर्ड डिडक्शन, और एक हम लोगों का होता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, हम जब ये चैप्टर पढ़ाना शुरू किए थे, जब हम ये फॉर्मेट पूरा लिखवाए थे, उस दिन भी हमने सबसे कहा था कि हम लोग इंटरेस्ट वाला कैलकुलेशन या डिडक्शन वाला कैलकुलेशन एक सेपरेट क्लास में करेंगे। ठीक है, उसका रीजन है कि कुछ कुछ रूल ऐसे होते हैं जो एक पॉइंट में क्लियर हो जाते हैं। जैसे आपको बोल दिया गया कि 30% लेना है, ले लिए। आपको बोल दिया गया यहाँ पे नहीं 50,000 लेना है, हमेशा फिक्स है, तो आप वहां पे 50,000 ले लिए। लेकिन कुछ कैलकुलेशन होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिस पर एक ब्रॉड डिस्कशन होता है, समझे। तो इंटरेस्ट वाला जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा समझने वाला एरिया है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार क्लियरली समझेंगे। ठीक है, यहां से देखिएगा, ये लिखा है हमने डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, दो पार्ट है, अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन ए स्टैंडर्ड डिडक्शन जिसको बोलते हैं, वो कितना लेना है 30% ऑफ एनएबी, मतलब नेट एनुअल वैल्यू के ऊपर 30%। अब ये जब फिक्स कर दिया है ना तो वो सोचना ही नहीं है, हर सम्स में क्या है हमारा नेट एनुअल वैल्यू जितना आएगा उसका 30% ले लेंगे। एक सम्स में आ गया नेट एनुअल वैल्यू 1 लाख, तो उसका 30% निकालकर 30,000 ले लिए। दूसरे सम्स में आ गया हमारा नेट एनुअल वैल्यू 2 लाख, तो उसका 30% निकालेंगे 60,000 आएगा, वो 60,000 हम लोग ले लेंगे। ठीक है, दूसरा वाला जो एरिया है हम लोगों का डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी इंटरेस्ट ऑन लोन का, ये एरिया आपको थोड़ा समझना होगा। और एक बात और बता दें, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, आपको बुक में मिल जाएगा या कभी कभी सम्स में दिया रहता है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल भी बोलते हैं इसको, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ठीक है, मतलब हमने लोन लिया है, उसके ऊपर हमने क्या क्या कैलकुलेशन की है इंटरेस्ट के लिए। अब ये वाला पार्ट आप देखोगे तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके लिए हैं। ठीक है, फर्स्ट लिखे हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, मतलब कंस्ट्रक्शन के पहले का, वर्ड से समझ में आ रहा है। दूसरा लिखे हैं पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड, मतलब हमारे कंस्ट्रक्शन के बाद का। एक्चुअली इनकम टैक्स वालों ने क्या किया है कि इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन दो पार्ट में कर दिया है। आपके कंस्ट्रक्शन के पहले का जितना इंटरेस्ट होगा उसका अलग कैलकुलेशन होगा, और आपके इंटरेस्ट के आपके कंस्ट्रक्शन के बाद का जितना इंटरेस्ट होगा उसका अलग कैलकुलेशन होगा, और दोनों मिलाकर तब आपको छूट दी जाएगी। ठीक है, अब हम लोग पहले समझ लेते हैं कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है। ज्यादातर स्टूडेंट को ये पीरियड सेलेक्ट करने में ही प्रॉब्लम आता है, मतलब जो टाइम है, जो इंटरेस्ट है वो निकालने के बाद चीज आपकी बहुत इजी हो जाएगी। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में वर्ड क्या लिखे हैं वो देखना। अच्छा, एक बात पहले आप समझो कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड लिखा है, पीरियड का मतलब क्या है, एक ड्यूरेशन होगा, ड्यूरेशन मतलब एक टाइम स्टार्ट का होगा, एक टाइम एंड का होगा, मतलब फलाना दिन से स्टार्ट हुआ फलाना दिन तक खत्म हुआ, इसी को तो टाइम पीरियड बोलते हैं। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हम लोगों का कब से शुरू होगा और कब खत्म होगा वो हमने यहाँ पर लिखा है, पूरे लाइन को ब्रेक करके पढ़ेंगे, देखिएगा। मेंशन कर रहे हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट फ्रॉम अ डेट, मतलब कब स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम अ डेट व्हेन लोन टेकन और कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी स्टार्टेड व्हिचएवर इज लेटर, मतलब जिस दिन आप लोन लिए हो और जिस दिन प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा है, उन दोनों में से जो डेट बाद में आएगा वहां से हमारा पीरियड शुरू होगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक डेट लिख कर देखते हैं, थोड़ा मैटर और क्लियर होगा, है ना। एक हम लोग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट का डेट लिखते हैं, ये दिख रहा है ना यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन
स्टार्ट का एक डेट हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। मान लो 1/7/2018 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट, ठीक है। और दूसरा लाइन इसमें क्या लिखा है कि लोन टेकन एक लिख देते हैं। लोन टेकन का एक डेट, लोन टेकन का एक डेट हम लोग लिख देते हैं 1 अक्टूबर 2018, ठीक है। दो डेट आ गए हमारे सामने। तो रूल क्या बोल रहा है कि इन दोनों डेट में से जो डेट बाद में आएगा, whichever is later, वहां से हमको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट करना है। तो आपका इन दोनों में से कौन सा डेट बाद में आ रहा है? 1/10/2018, यहां से आपका टाइम शुरू माना जाएगा, ठीक है। दूसरा लाइन क्या लिखा है आगे देखिएगा, मेंशन कर रहा है एंड डेट प्रीसीडिंग 31 मार्च ऑफ द कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। मतलब जिस दिन आपका कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हुआ उसका पहले वाला 31 मार्च, ध्यान रखिएगा जिस दिन कंप्लीशन हुआ है वो डेट नहीं लेना है। कौन सा डेट लेना है? प्रीसीडिंग 31 मार्च, मतलब 31 मार्च के पहले वाला डेट, ठीक है। जिस दिन कंप्लीशन हुआ है उसका पहले वाला 31 मार्च ऑफ द कंस्ट्रक्शन और लोन रीपेड व्हिचएवर इज अर्लियर। और अगर मान लीजिए उसके पहले ही आपने लोन पेड कर दिया तो प्रीसीडिंग 31 मार्च और लोन रीपेड में जो डेट पहले आएगा वो वाला डेट हम लोगों को एंडिंग में लेना है। उसको भी हम लोग लिख के देख लेते। जैसे मान लीजिए आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, उसका एक डेट लिख देते हैं। यहां पर हम लोगों का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, उसका एक डेट लिख देते हैं कि हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 1 जून 2020 में, ठीक है। और मान लो लोन अभी तक हम लोग पेड नहीं किए हैं, तो लोन पेड नहीं किए तो वो डेट तो अभी आया ही नहीं। तो जब हम लोग एंडिंग डेट लेंगे तो एंडिंग डेट में हम लोग लोन पेड नहीं किए हैं तो वो डेट तो अभी तक आया ही नहीं। और ये जो कंप्लीशन का डेट है 1 जून 2020, ये डेट नहीं लेना है, इसका हम लोगों को लेना है प्रीसीडिंग 31 मार्च, मतलब 31 मार्च 2020, ठीक है। अगर मान लीजिए लोन इसके पहले ही चुका देता, सपोज करो लोन आपका चुका देता, लोन रीपेड लिख दे रहे हैं, लोन रीपेड कर देता, लोन चुका देता आपका 1 जनवरी 2020 को, मान लो, तब क्या होता? 31 मार्च 2020 नहीं लिया जाता। 31 मार्च 2020 और 1/1/2020 में व्हिचएवर इज अर्लियर, कौन सा पहले आया है? 1 जनवरी 2020, तब हम लोग ये वाला डेट नहीं लेकर कौन सा डेट लेते हैं? 1 जनवरी 2020, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अभी लोन रीपेड वाला एरिया हम क्या कर रहे हैं? हटा दे रहे हैं। एक बार आप फिर से इसको देख लो और समझ लो। क्या लाइन बोला था कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्टेड फ्रॉम द डेट व्हेन लोन टेकन और कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी स्टार्टेड व्हिचएवर इज लेटर। तो इन दोनों में से कौन सा डेट बाद में था? ये वाला, यहां से स्टार्ट होगा। और क्या बोला था कि जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा उसका पहले वाला 31 मार्च और लोन रीपेड होगा, इन दोनों में से जो डेट पहले आएगा। तो अगर दोनों डेट रहेगा तो दोनों में कंपेयर कर लीजिएगा, पहले कौन सा है? जनवरी वाला, तो जनवरी इसका ईयर एंड हो जाएगा। और हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कौन सा हो जाएगा? हम लोगों का प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हो जाएगा, स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2018 से और एंड होगा कब? 1/1/2020 को, ठीक है, कंप्लीट। अभी अगर मान लीजिए लोन रीपेड नहीं होता, सपोज करो अभी हम लोग लोन रीपेड नहीं लेकर चलते हैं, तो लोन रीपेड अगर नहीं लेकर चलेंगे तो जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा उसका पहले वाला 31 मार्च हो जाएगा। तो हम लोगों का पीरियड क्या आएगा? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड अगर ले लेंगे तो वो होगा 1/10/2018 से 31 मार्च 2020 तक, ठीक है। हम लोग काउंट कर लेंगे कि कितना महीना हो रहा है। तो अगर इसको आप काउंट करोगे यहां से तो कितना होगा? 18 में 3 महीना दिख रहा है हमको,
19 का पूरा 12 महीना है ना, और 20 में भी 3 महीना दिखा। तो टोटल हम लोगों का हो जा रहा है कितना, 18 मंथ्स। ठीक है, अब क्या होगा कि जितना भी इंटरेस्ट 18 महीने का है वो निकाला जाएगा। सपोज करो कि 10 लाख का लोन लिया था और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 10 लाख का 10% कितना आएगा, 1 लाख। और 1 लाख का हम लोग निकाल लेंगे 18 महीने का। जैसे हम लोग निकालते हैं ना, अकाउंट्स में भी निकालते थे, याद होगा आप लोगों को। 1 लाख लेंगे, सॉरी 10 लाख लेंगे लोन, इंटू कर देंगे 10% इंटरेस्ट और इंटू कर देंगे 18/12। कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। 1,50,000 आएगा शायद। ठीक है, 1,50,000 आया। अभी ये जो 1,50,000 आया है हम लोगों का, ये 1,50,000 हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट होगा। अब ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट जो 1,50,000 है, उसका एक साथ में छूट नहीं मिलता। रूल क्या बोलता है, सेकेंड नंबर पॉइंट दिखेगा, डिडक्शन अलाउड इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट कमेंसिंग फ्रॉम द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। मतलब जिस साल आपका कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हुआ है, उस साल से 5 साल तक 5 इंस्टॉलमेंट में आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, दैट मीन्स कि जो 1,50,000 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 1,50,000 हमारा इंटरेस्ट आया है, इस 1,50,000 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा, 30,000। अब ये 30,000 का डिडक्शन हमको 5 साल में मिलेगा। 5 साल कब से मिलेगा, जिस दिन हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। ये दिख रहा है 31 मार्च 2020। तो यहां से हम लोगों को 20-21 वाले साल में मिलेगा, 21-22 वाले साल में मिलेगा, 22-23 वाले साल में मिलेगा, 23-24 वाले साल में मिलेगा, और 24-25 वाले साल में कितना हो गया, 5 साल हुआ, 30,000 करके 5 साल में पूरा 1.5 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अभी क्या है, ये बात भी ध्यान रखनी पड़ती है जब हम लोग सम्स बनाते हैं कि हम लोगों का असेसमेंट ईयर कौन सा है। हम लोगों का असेसमेंट ईयर है 23-24, दिख रहा है, एक्सक्यूज मी। हम लोगों का कौन सा असेसमेंट ईयर है, 23-24। तो अगर हम लोग अपना सम्स बनाएंगे तो हम लोग अपने सम्स में 30,000 का डिडक्शन दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग जिस साल का कैलकुलेशन कर रहे हैं वो साल भी हमारे इसके बीच में आ रहा है। ये ध्यान रखना पड़ता है। अगर मान लो इंटरेस्ट और लोन का डेट बहुत पुराना होता है, सपोज करो कि यही वाला कैलकुलेशन रहता है जो मैंने लिया है, और ये आपका डेट जो है वो 2015 से स्टार्ट होता। ठीक है, अगर मान लीजिए 2015 से स्टार्ट होता आपका डिडक्शन का टाइम, तो 15-16 में एक मिलता, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20। ठीक है, ये 5 साल में तो 20 तक खत्म हो जाता हमारा। तो अगर हम लोगों का ईयर उसमें फॉल नहीं करता जिस साल का हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो फिर वो 30,000 हम लोग अपने साल के इंटरेस्ट में कैलकुलेशन में नहीं दिखाते। ठीक है, नहीं दिखाने का मतलब ये नहीं कि बेनिफिट नहीं मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। तुम ऑलरेडी 5 का बेनिफिट ले चुके हो, तो तुम तो अपने 1.5 लाख का बेनिफिट पहले ही ले चुके हो। तो ऐसा तो नहीं है कंटिन्यू तुम बेनिफिट लेते ही जाओगे, समझे। तो जब भी हम लोग प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट निकालेंगे, तो निकालने के बाद उसको 5 से डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद ये देखेंगे कि जो 5 साल का बेनिफिट है वो कहीं मेरा कंप्लीट तो नहीं हो गया। अगर वो बेनिफिट कंप्लीट हो गया है और मेरा साल, जिस साल का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर वो साल इस 5 साल के बीच में फॉल नहीं करता, तो फिर हम वो 30,000 अपने सम्स में कैलकुलेशन में नहीं दिखाएंगे। मतलब हम लोग पूरा कैलकुलेशन करेंगे, इंटरेस्ट भी निकालेंगे, 30,000 तक भी निकालेंगे, लेकिन मेन सम्स में वो 30,000 हम लोग दिखाएंगे नहीं, अगर मेरा ईयर उसमें फॉल नहीं करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी पड़ती है किसमें, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब हम लोग देखते हैं पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का। तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड में सिंपल लाइन है, बहुत ही सिंपल। पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट फ्रॉम द डेट वेयर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड। मतलब ये जैसे यहाँ पर 31 मार्च 2020 को आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड हुआ, 1 अप्रैल 2020 से पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल है। Post construction period start from the date where pre construction period end and in date where
लोन रिपेड। और कंप्लीट कब होगा? जिस दिन आप लोन चुका दोगे उस दिन कंप्लीट होगा, और नहीं तो ये प्री पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक आप लोन चुका नहीं देते। ठीक है। और इसका डिडक्शन कैसे मिलेगा? डिडक्शन अलाउड ऑन ईयरली बेसिस, मतलब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि इंटरेस्ट निकालो 5 साल तक मिलेगा, 10 साल तक मिलेगा, कुछ नहीं। डिडक्शन अलाउड ऑन ईयरली बेसिस, मतलब 1 साल का इंटरेस्ट निकालो और उस साल का इंटरेस्ट का बेनिफिट उसी साल ले लो, मतलब उसी साल डिडक्शन में दिखा दो। डिडक्शन अलाउड ऑन ईयरली बेसिस मीन टू से इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर इज टेकन एज डिडक्शन। ये हमने आपकी सुविधा के लिए लिख दिया कि मीन टू से इंटरेस्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टेकन एज डिडक्शन। प्रीवियस ईयर हम लोगों का कौन सा है? 22-23 जो अभी चल रहा है। तो अभी के साल में तुम जितना इंटरेस्ट निकालोगे 1 साल का, वो पूरा का पूरा तुमको ले लेना है किसने? पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड में। ठीक है। जैसे मान लीजिए 10 लाख का लोन है और अभी तक हम लोग चुकाए नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना आएगा? प्रीवियस ईयर 22-23 1 साल का इंटरेस्ट कितना आएगा? 10 लाख इंटू 10%, कितना हो गया? 10 लाख का 10%, 1 लाख। वो पूरा आपको ले लेना है किसमें? पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड में। और जब हम लोग मेन सम्स में पूरा इंटरेस्ट दिखाएंगे तो कितना दिखाएंगे? 1 लाख दिखा दिए पोस्ट का, और जो 30,000 निकल के आया हम लोगों का वो दिखा दिए प्री का। दोनों जोड़कर 1,30,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन का रिडक्शन हम लोग अपने मेन सम्स में दिखा देंगे। ठीक है, ओके। लेकिन ये दिखाने के समय कुछ और भी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। सम्स में कुछ पॉइंट्स, कुछ एडजस्टमेंट ऐसा बना कर दे देता है, तो इसके लिए हमने इस साइड में लिखा है, आप देख रहे हो, पॉइंट टू बी कंसिडर्ड व्हाइल टेकिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B। मतलब ये तो कैलकुलेशन वाला एरिया है, लेकिन फिर भी मेन सम्स में डिडक्शन लेने से पहले कुछ और भी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो वो किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है एक एक करके हम यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि लोन मस्ट बी टेकन फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, रिपेयर्स, रिनोवेशन, परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। मतलब आपने जो लोन लिया है वो किस लिए होना चाहिए? कंस्ट्रक्शन के लिए होना चाहिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए होना चाहिए, रिनोवेशन के लिए होना चाहिए, या उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए होना चाहिए। अब मान लो सम्स में दे दिया कि फॉर द पर्पज ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ सन, किसी पर्सन ने लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट का छूट उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा। सम्स में लिख दिया फॉर द पर्पज ऑफ डॉटर मैरिज, किसी ने लोन लिया है, उसका इतना इंटरेस्ट पे किया है, तो उसका डिडक्शन हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में दिखाएंगे। ठीक है, लोन का पर्पस क्या होना चाहिए वो आपको फर्स्ट पॉइंट में मेंशन किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या लिखे? इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, जब हम लोग सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें ध्यान रखना पड़ता है कि इफ लोन टेकन ऑन और आफ्टर 1499, ये डेट है 1 अप्रैल 99 के बाद अगर लोन लिया गया है फॉर द पर्पज ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन, मतलब बिल्डिंग को बनाने के लिए या खरीदने के लिए, या फ्लैट को बनाने के लिए या खरीदने के लिए, तो मैक्सिमम कितना आप छूट दिखा सकते हो? 2 लाख। ठीक है, और दूसरा केस क्या लिखा है? इफ लोन टेकन ऑन और आफ्टर 1499 फॉर द पर्पज ऑफ रिपेयर्स, बिल्डिंग के रिपेयर के लिए अगर आप लोन लिए हो 1/4/99 के बाद, तो सेल्फ ऑक्युपाइड के ही केस में आपको मैक्सिमम कितने का छूट मिल सकता है? 30,000 का। और तीसरा कंडीशन क्या लिखा है सेल्फ ऑक्युपाइड में? इफ लोन टेकन बिफोर 1499, 1/4/99 के पहले अगर आप लोन लिए हो, चाहे वो किसी भी काम के लिए लिए हो, सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए, तो आपको मैक्सिमम कितने का छूट मिल सकता है? 30,000 का। अब ये पॉइंट ध्यान में रखना होगा। सपोज करो लोन लिया 1499 के पहले और सम्स हम लोग कर रहे हैं सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का, और सम्स में दे दिया कि इंटरेस्ट ऑन लोन है 70,000। आपको ये पॉइंट याद नहीं रहेगा, आप पूरा लिख दोगे 70,000 इंटरेस्ट ऑन लोन, गलत हो जाएगा। क्यों? सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में रेस्ट्रिक्शन है, आप 30,000 से ज्यादा नहीं ले सकते अगर आपका लोन 1499 से पहले लिया हुआ है तो हम लोग ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे, तभी वहां पर हम लोग करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, ये 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे। इसके बाद कुछ बातें और है, वो मैं एक एक पॉइंट करके बोलता हूं, आप लोग लिखिए। नंबर 3, इंटरेस्ट पेड ऑन फ्रेश लोन
इंटरेस्ट पेड ऑन फ्रेश लोन, इंटरेस्ट पेड ऑन फ्रेश लोन टेकन टू रीपे original loan, taken to repay original loan shall also be allowed as deduction, shall also be allowed as deduction, shall also be allowed as deduction। मीनिंग क्या हुआ समझते चलिएगा। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हमने एक लोन लिया था अपने बिल्डिंग को बनाने के लिए, परचेज करने के लिए या बनाने के लिए, ये फर्स्ट वाला पॉइंट, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है या परचेज के लिए, एक लोन लिया, उससे बिल्डिंग बनाया, अब इसका इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो रूल ये बोलता है कि आप जो इसको इंटरेस्ट दे रहे हो, इस इंटरेस्ट का आपको आपके इनकम में से बेनिफिट मिल जाएगा, मतलब डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अभी सपोज करो कि जिससे हमने लोन लिया था वो बहुत प्रेशर कर रहा है मेरे ऊपर, पैसा चुकाओ पैसा चुकाओ, औकात नहीं है तो ले क्यों लेता है, ये सब ध्यान में बोल देते। अभी मैंने क्या किया कि एक दूसरे पर्सन से लोन लेकर इसका लोन चुका दिया, ठीक है। आपने क्या किया, एक फ्रेश लोन लिया और ओल्ड लोन पूरा का पूरा चुका दिया। अब इसका खत्म हो गया, अब इंटरेस्ट किसका देना है, नए वाले लोन का। नए वाले लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट आप दे रहे हो, क्वेश्चन उठेगा ना कि अब इस इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन मिलेगा कि नहीं। तो पॉइंट वही बोल रहा है कि आपने अगर एक फ्रेश लोन लिया है पुराने वाले लोन को चुकाने के लिए, तो नए वाले लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट आप दोगे उसका डिडक्शन भी आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से मिल जाएगा, ठीक है। अब ऐसा लाइन उस हमसे बना के दे देगा, सिर्फ बनाया है, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको बस पॉइंट याद रखना है कि अच्छा नया लोन लिया है पुराने वाले को चुकाने के लिए, ठीक है, इसका भी मिलेगा, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंटरेस्ट पेड ऑन फ्रेश लोन, interest paid on fresh loan taken to repay outstanding interest of old loan, outstanding interest of old loan is not be allowed as deduction, is not be allowed as deduction। मीनिंग समझ लीजिए। अभी वाले पॉइंट में हमने क्या कहा कि आपने एक नया लोन लिया है और पुराने लोन को चुका दिया, तो नए वाले का इंटरेस्ट का बेनिफिट आपको मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। लेकिन इस पॉइंट में क्या बोल रहा है, पॉइंट नंबर 4 है, इस पॉइंट में क्या बोल रहा है कि आपने एक लोन लिया और उस लोन से पुराने वाले लोन का इंटरेस्ट चुकाया है, उसका इंटरेस्ट बाकी हो गया था तो इंटरेस्ट चुकाया है, लोन नहीं चुकाया पूरा, सिर्फ इंटरेस्ट चुकाया। अगर सिर्फ इंटरेस्ट चुकाने के लिए आप एक नया लोन लेते हो तो उसका डिडक्शन आपको हाउस प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा, ठीक है, ओके। और लॉजिक भी है भाई, अब तुम क्या कर दिया, अब तो तुम दो लोन लेके चल रहे हो, एक लोन लिए उसको चुका नहीं पा रहे हो, उसका इंटरेस्ट देने के लिए एक दूसरा लोन ले लिए, तो अब तो तुम्हारे पास दो लोन हो गया, तो दोनों लोन की बेनिफिट आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। मतलब आपका फिनेंशियल सिस्टम जो है ना वो वीक है, सही ढंग से चल नहीं रहा है। खैर कितने पॉइंट में, 4। 5वां पॉइंट लिखिए, इंटरेस्ट पेड ऑन ए लोन, इंटरेस्ट पेड ऑन ए लोन which is taken, interest paid on a loan which is taken to pay outstanding municipal tax, which is taken to pay outstanding municipal tax, outstanding municipal tax is not allowed as deduction, is not allowed as deduction। सिंपल सा लाइन है कि मान लीजिए आपके ऊपर म्युनिसिपल टैक्स बहुत बाकी हो गया और आप म्युनिसिपल टैक्स देने के लिए एक लोन ले लिए हो, तो ये जो लोन लिए हो आप म्युनिसिपल टैक्स चुकाने के लिए, उस लोन का जो भी इंटरेस्ट निकलेगा उसका आपको डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सारी बातें हम लोगों को सम्स करने के समय ध्यान में रखनी पड़ती है। और एक लास्ट पॉइंट लिखिएगा,
amount paid for arranging the loan, amount paid for arranging the loan, amount paid for arranging the loan, like brokerage commission, is not deductible, मतलब ये पॉइंट ध्यान में रखना होगा कि अगर सम्स में दे दिया कि आपने जो लोन लिया है उस लोन को लेने के लिए आपको कुछ पैसे देने पड़े किसी को, ब्रोकरेज या कमीशन, तो ये जो ब्रोकरेज या कमीशन हम लोग किसी को पे करेंगे फॉर अरेंजिंग द लोन इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, मतलब इसको हम लोग डिडक्शन में या इंटरेस्ट के साथ कहीं भी कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, ये सारी पॉइंट्स अगर आपको ध्यान में रहेगा तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन करने में या उसका डिडक्शन दिखाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट के ऊपर एक सेपरेट सम्स करके भी देख लेंगे कि इसका कैलकुलेशन किस तरीके से होता है, और उसके बाद हम लोग कुछ ऐसे सम्स भी करेंगे जिसमें आपको मिलेगा कि इंटरेस्ट किसी सम्स में मिलेगा कि डायरेक्ट इंटरेस्ट दे दिया, और किसी सम्स में वो इंफॉर्मेशन दे देगा कि इस डेट में लोन लिया है, इस डेट में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है, इस डेट में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, तो वर्किंग में वो आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा कि कितने इंटरेस्ट का डिडक्शन हम लोगों को अपने सम्स में मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग सेपरेट क्वेश्चन करके भी देख लेंगे कैलकुलेशन में, और फिर हम लोग कुछ सम्स के साथ भी इसका कैलकुलेशन करके देख लेंगे। अभी के लिए आप लोग इसको एक बार ओवरव्यू देख लीजिए 1 मिनट 2 मिनट तक, और अगर आपको लगे कि कोई ऐसा पॉइंट जिसमें आपको फिर से एक फ्लैशबैक चाहिए, अगर आपको लगे कि ये वाला पॉइंट हमको थोड़ा डाउट हो रहा है तो आप एक बार बोलो, मैं फिर से उस पॉइंट को क्या करूंगा, रिपीट करूंगा। ठीक है, 1 मिनट देख लीजिए।